Hello and Assalamu alaikum. My name is Sundesh Babar. वेलकम टू BSc पार्ट 1। ओके, तो मैंने आप लोगों के साथ 10 ईयर शेयर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 10 ईयर को फॉलो करेंगे। तो 10 ईयर को ही हम फॉलो करते हुए आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैरा प्लांट। कैरा प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि कैरा क्या होता है, कैरा में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो इसको दूसरे प्लांट से डिफरेंट करती हैं, इसकी रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग बुक्स खोल के बैठ जाएं, क्योंकि बुक्स अगर होती हैं तो उससे आसानी होगी कि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि टॉपिक कौन सा है। तो मैं आपको बुक का पेज नंबर बताती हूँ। ओके, तो पेज नंबर हमारे पास है 76। इसमें आप लोग देख सकते हैं कैरा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कैरा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम कैरोफाइटा। ओके, तो बेसिकली कैरा को स्टोन वर्ड एल्जाई भी कहते हैं। अच्छा, तो इसमें कैरा की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बताया हुआ है कि इसमें क्लोरोफिल होता है कौन सा? बी कैरोटीन, आर कैरोटीन एंड लाइकोपीन इसके अंदर होता है। इसके पास इसका जो डिवीज़न है, इसमें हमारे पास लिविंग फॉर्म्स भी होती हैं और इसकी फॉसिल फॉर्म्स भी होती हैं। जो लिविंग मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग स्टोन वुड कहते हैं। और इसके अलावा ये बिल्कुल ही स्टिल और क्लियर्स वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसा वाटर जो कि ठहरा हुआ हो लेकिन साफ़ हो, वहाँ ये पाया जाता है। इस प्लांट बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होती है ताकि इसकी प्लांट सरफेस स्ट्रॉन्ग रहे, रफ रहे। ओके, दे आर फाउंड इन स्टिल एंड क्ले वाटर्स। ओके, और बॉडी इनकी एरेक्ट होती है, ब्रांच्ड होती है विथ नोड्स एंड इंटर नोड्स। इसमें नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं। हर नोड में ब्रांचेस प्रोड्यूस्ड होती हैं, उन ब्रांचेस को हम लीव्स भी कहते हैं। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन अगर होती है सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ से होती है? एमिलम स्टार से, बुलबिल से, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस है, इसमें जो ओगैमस पार्ट प्ले कर रहा है रिप्रोडक्शन का। जायगोट जो है वो जर्मिनेट कर जाता है प्रोटीनिमा में, जिससे एक नया प्लांट डेवलप होता है। उसमें 6 जेनरा और 250 स्पीशीज़ इंक्लूड होते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कैरा पे। अच्छा, इसके ऑर्डर्स नहीं पढ़ रहे अभी हम लोग, क्योंकि मैंने आपसे कहा है 10 ईयर को फॉलो कर रहे हैं। 10 ईयर में आपके पास जो 2019 की अगर आपने पिक्चर क्लिक की होगी तो उसमें हमारे पास सेक्शन बी है पेपर 1 का। उसमें चेक करिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और रिप्रोडक्शन पूछी है कैरा की और सरगाज़म की। तो हम पहले कैरा पढ़ेंगे, फिर सरगाज़म पढ़ेंगे और उसके नोट्स भी शेयर करूँगी। ओके, तो कैरा जो है बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि फाइलम डिवीजन है, ठीक है। क्लास इसकी कैरोफाइसी है, ऑर्डर इसका कैरलिस है, फैमिली कैरासी है और जेनस इसका कैरा है। ओके, तो ये बात ज़रूर याद रखें जब भी करेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा रहे हैं अगर आपको रिप्रोडक्शन बतानी ही है तो क्लासिफिकेशन मेंशन कर दिया करें, क्योंकि बहुत छोटी सी एक बात होती है लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होती है। आप जो चेक कर रहा होता है उसको ये पता होता है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, तो आपने क्लासिफिकेशन भी मेंशन की है, ठीक है। तो काइंडली क्लासिफिकेशन तो मेंशन आप लोग कर दिया करें, ठीक है। उससे आसानी होती है कि जो बोर्ड वाला होता है उसको भी लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन याद करना भी काफ़ी आसान है। क्लास के आगे सी आता है, जैसे कैरोफाइसी लिखा हुआ है तो हर प्लांट के आगे आपने सी लगा देना है, ठीक है। ऑर्डर में आपके पास आता है कैरेलिस लिखा हुआ तो इस आता है, तो ये लगाना आपका ज़रूरी है, ठीक है। फिर फैमिली में भी सी आ जाता है कैरेसी, ठीक है। तो आप इस तरह करके अगर याद करेंगे तो फिर आपको आसानी होगी, ठीक है। इस तरह करके याद करने में बहुत आसानी होती है कि आपको ऑर्डर और क्लास वगैरह सब याद रहते हैं, क्योंकि देखिए क्लास में आपके पास क्या होगा, 5C का डिफरेंस है, फैमिली में सी का डिफरेंस है और आपके पास ऑर्डर में एल्स का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कैरल्स था, ठीक है, कैरल्स, और इसके अलावा कैरोफाइटा,
ठीक है, कैरोफाइसी, कैरल्स, कैरेसी, और इसके बाद आपके पास जेनस है जो कि नॉर्मल प्लांट का नाम होता है, जिसको हम कैरा लिखेंगे। ओके, तो बेसिकली कैरा की रिप्रोडक्शन पे डायरेक्ट जाएंगे क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन ही पूछी थी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन पे डायरेक्ट जाने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी मैं, ताकि आपको ये थोड़ा समझ आ जाए कि कैरा है क्या, क्योंकि न्यू टॉपिक होता है। अब मैं अचानक आपको लेकर चली गई रिप्रोडक्शन पे, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो कैरा जो है वो बेसिकली स्टोनवर्ट कहलाता है। ये फ्रेश वाटर में ग्रो करता है। फ्रेश वाटर में एग्जांपल्स आप ले लें, पॉन्ड्स हो सकते हैं, पूल्स हो सकते हैं, स्ट्रीम्स हो गई, लेक्स हो गई, इस तरह की चीज़ें। ये एक बॉटम पे फिक्स्ड होता है। इसकी बॉडी जो है वो लाइम से कवर्ड होती है। लाइम की वजह से जो जो लाइम होता है वो डिपॉजिट होता है बॉटम ऑफ पॉन्ड, यानी जहाँ पे भी, जैसे अगर पॉन्ड पे है कैरा, एक पॉन्ड पे है कैरा, तो उसका पूरा लाइम जो है वो डिपॉजिट होगा। लाइम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, उसकी डिपोजिशन हो जाएगी बॉटम में, यानी पॉन्ड के बीच में। ठीक है, इसकी कैरा की स्पीशीज़ जो है 90 से ज़्यादा होती है, 90 से ज़्यादा होती हैं। इसकी बॉडी कैसी होती है? लॉन्ग होती है, स्ट्रेट स्टेम होता है। इसकी हाइट 20 to 30 मीटर्स होती है। इसकी बॉडी बहुत फिक्स्ड होती है, ब्रांच्ड होती है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे पिक्चर शेयर की है, तो इससे आपको नज़र आ रहा होगा कितनी ब्रांचेस हैं इसके अंदर। ठीक है, एक और पिक्चर शेयर करती हूँ जिस पे इसकी डायग्राम समझ आएगी आपको। ओके, तो ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, फिक्स्ड होती है अपनी जगह पर। ठीक है, फिक्स्ड किसके हेल्प से है? राइजॉइड्स के हेल्प से फिक्स्ड होती है। अच्छा, इसमें राइजॉइड शो नहीं हो रहे, मैं आपको एक और पिक्चर शो करती हूँ जिसमें पूरी डायग्राम शो होगी। अगर आपके पास बुक होगी तो आपको बहुत आसानी होगी, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो इसलिए मैं पूरा रीड करके भी बता रही हूँ। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो समझ ले। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको PDF के उस तौर पे आपको ये चैप्टर, ये वाला फाइलम कैरोफाइटा शेयर कर दूँ, ये वाला टॉपिक, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा पूरी बुक को शेयर करना। लेकिन जो जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ओके, मैं 1 मिनट आपको उसकी पिक्चर शेयर करके दिखाती हूँ। ओके, तो ये मैंने पिक्चर बुक से ही ले ली ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें आपको राइजॉइड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये फिक्स्ड होता है राइजॉइड की हेल्प से। यहाँ पे आपको राइजॉइड्स नज़र आ रहे हैं, ये इसकी हेल्प से ये फिक्स हुआ हुआ है एक जगह। अच्छा, इस तरह वीडियो की फॉर्म में मैं आपको क्यों बना के देती हूँ, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मिस आप बुक पे क्यों नहीं समझाती, और या तो आप बोर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रही हैं, आप वीडियो की फॉर्म में क्यों समझा रही हैं। तो देखो, वीडियो की फॉर्म में ये होता है कि मैं आपको हर चीज़ें क्लियरली बता सकती हूँ, पिक्चर शेयर हो सकती हैं, आपको समझ आता है, और फिर मैं उसको क्लोज अप करके जूम करके दिखा सकती हूँ, फिर दूसरी पिक्चर शेयर हो सकती हैं। अब बोर्ड पे अगर समझाऊँगी तो डायग्राम मैं बना तो लूँगी, लेकिन वो इतनी अच्छी इरेक्ट नहीं होगी जितना आपको बुक से समझ आ रहा है। बुक से आपको हर एक पर्टिकुलर चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा मैं इमेजेस इधर उधर से कलेक्ट करके वो भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको बेसिकली पूरी बात क्लियर हो। ऐसा ना हो बोर्ड में जो आपने बस लिखा है इक्का दुक्का बातें वो समझ में आ जाती हैं, सारी बात नहीं समझ आती क्लियरली। ठीक है, अच्छा, आप लोग मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट नहीं कर रहे तो बहुत ही गलत बात है। पहले आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फिर उसके बाद वापस आइएगा, फिर वीडियो देखिएगा। ओके, चलें अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। कहाँ थे? अच्छा, तो कैरा का प्लांट जो है वो राइजॉइड्स की मदद से फिक्स होता है। अच्छा, ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को for the plant. They also absorb water and minerals for the plants. Rhizoids क्या करते हैं? मिनरल्स और वाटर जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं, किसके लिए? प्लांट के लिए। बॉडी पे नोट्स हैं, कैरा की बॉडी पे नोट्स हैं और इंटर नोट्स हैं। नोट्स देखें, क्लोजअप करके आपको दिखाती हूँ, ये नोट्स हैं और ये हैं इंटर नोट्स। ठीक है, कैरा, मैंने आपसे क्या कहा था, नोट में ब्रांचेस होंगी, ये नोट है, इसमें ब्रांचेस और लगी हुई हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आपको समझ आ रहा है क्यों नहीं बोर्ड यूज़ होता, पिक्चर आती है ना तो आसानी होती है। ठीक है, फॉर द नोट्स ब्रांचेस आर राइज्ड विच आर ऑफ 2 टाइप्स।
नोट्स में ब्रांचेस टराइज होती हैं, जिसको 2 टाइप्स का कह रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन सी होती हैं? एक शॉर्ट ब्रांचेस अराइज होती हैं और एक लॉन्ग ब्रांचेस अराइज होती हैं। द ब्रांचेस, शॉर्ट ब्रांचेस के बारे में पढ़ रही हूँ। द ब्रांचेस अराइज फ्रॉम नोट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। ईच ब्रांच हैज़ 3 to 8 nodes and its growth is limited. These short branches are also called leaves. अच्छा, ये शॉर्ट ब्रांचेस कैसी होती हैं कि ये जो है नोड से अराइव होंगी। कैसे? उसमें एक ग्रुप में अराइज होती हैं, ग्रुप की फॉर्म में अराइज होंगी, और हर ब्रांच में, यानी इसकी ब्रांच, हर जितनी भी इसकी ब्रांचेस होंगी शॉर्ट ब्रांचेस की, इसकी हर ब्रांच में 3 to 8 नोड्स होते हैं, और इसकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, कुछ वक्त की होती है। और ये शॉर्ट ब्रांचेस जो हैं क्या कहलाती हैं? लीव्स भी कहलाती हैं। यानी अगर इनमें 3 to 8 नोड्स होंगे तो ऑब्वियसली उन नोड्स के ऊपर और नोड्स भी आएंगे, मतलब और ब्रांचेस आएंगी, फिर उन पर नोड्स आएंगे, फिर और ब्रांचेस आएगी। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ी लिमिटेड होती है शॉर्ट ब्रांचेस की। तो इस वजह से कि नोड्स आते हैं, फिर वो और ब्रांचेस आती हैं, लेकिन लिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, कम वक्त के लिए ग्रोथ होती है। ठीक है, अब लॉन्ग ब्रांचेस के बारे में पढ़ रही हूँ। From the axil of short branches, one or more long branches are produced. They resemble to main stem. Their growth remain continuous. ओके, तो जो शॉर्ट ब्रांच होती है ना, उसके एक्सिल से, यानी उसके एक्सिल से जो है वो ये प्रोड्यूस होते हैं लॉन्ग ब्रांचेस। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ये है बेसिकली लॉन्ग ब्रांचेस, ये वाली जो ब्रांच है। तो बेसिकली ये क्या होती है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं होती, इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती, कंटिन्यूएबल होती है। और ये एक्सिल से, यानी जहाँ पे शॉर्ट ब्रांचेस का एक्सिल होगा वहाँ पे लॉन्ग ब्रांचेस प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये बिल्कुल मेन स्टेम की तरह रिजेंबल करती है। अब आप मेन स्टेम देखें, मेन स्टेम देख रहे हैं, बिल्कुल उसी की तरह ये रिजेंबल कर रही है। ठीक है, ज़ाहिर है तो डायग्राम है, डायग्राम से ज़्यादा अच्छे आपको उसमें पता चलेगा। जब मैंने आपको कैरा प्लांट दिखाया था तो उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह का है। शुरू जो हमारी वीडियो थी वो कैरा प्लांट्स ही थी। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात इसमें यह है कि जो नोट्स होती हैं शॉर्ट ब्रांचेस की, उसमें स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग स्टाइप्यूल्स और ब्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पाइनी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम लोग स्टाइप्यूल्स या फिर ब्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ऑल्सो डेवलप्ड एट द नोट्स ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं शॉर्ट ब्रांचेस की नोट्स पे। जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट ब्रांचेस ग्रुप में ग्रो करेंगे, उस पर 3 to 8 नोट्स होते हैं, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, अब हम मेरे ख्याल से रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन से चलने से पहले इसका थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैरा के सेल का, और उसकी मैं आपके साथ थोड़ा सा पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये है कैरा का सेल बेसिकली। अच्छा, मैं कैरा का सेल आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ बुक से ही अपने, क्योंकि बुक पे बहुत अच्छा बना हुआ है तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। अब नेट से अगर निकालते हैं तो आते तो हैं, लेकिन बुक वाला ये होता है ना कि बुक में ही जो बात हो रही है वो सेल वही वाला शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, द सेल्स ऑफ नोट ऑफ कैरा प्लांट आर स्मॉलर इन साइज। यानी जो नोट के सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। किससे? ए नोडल सेल है, ए नोडल सेल है, और बी इंटर नोडल सेल है, यानी इंटर नोड का सेल है बी वाला, और ए नोड वाला सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं कैरा प्लांट के, जो नोड के सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। इसके बारे में बात करें, ए के बारे में, मैंने आपको कहा ना नोड वाला सेल। ठीक है, ये बहुत छोटे हैं, आपको नज़र आ रहे छोटे हैं, इनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होती है उसके अंदर ना, डेंस बहुत होता है। ठीक है, विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस इन द सेंटर। सेंटर में न्यूक्लियस है, नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, और इन साइटोप्लाज्म मैनी प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट आर स्कैटर्ड। पायरिनॉइड्स आर एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट। पायरिनॉइड्स नहीं होते, साइटोप्लाज्म होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म डेंस होता है, वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि प्लेट लाइक होते हैं। ये बने हुए क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल प्लेट लाइक हैं। ठीक है, जूम ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आ जाए।
इस बात पे भी आप लोग कमेंट ना करें, तो इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरनोडल सेल है, ठीक है। इंटरनोडल सेल को पढ़ लेते हैं। वो थोड़ा लार्ज होता है, लार्जर है वो, और उसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। अब यहाँ पे आपको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नज़र आ रही है, नज़र आ रही होगी। ये जो है रेक्टेंगल सी, ये वाली जो लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ पे देखें सेंट्रल वैक्यूल दी हुई है ना, लेबलिंग से समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। अच्छा, अब ये क्या करती है, अच्छा, साइटोप्लाज्म यहाँ पे 2 लेयर्स कंसिस्ट करता है। एक होता है आउटर लेयर जिसको हम एक्सो कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इन एंडोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है। और इसके अलावा इन एंडोप्लाज्म आ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच डिवाइड इनटू मैनी न्यूक्लियाई। ये जो बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया बहुत सारे न्यूक्लियाई में। द इनर साइटोप्लाज्म शोज स्लाइट मूवमेंट वाइल आउटर इज़ मूवेबल। यानी साइटोप्लाज्म जो आउटर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करता, इमूवेबल है। लेकिन जो इनर साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फाउंड होता है एक्सोप्लाज्म में, और ये फूड मटेरियल को मैन्युफैक्चर करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक्सोप्लाज्म में फाउंड होगा, ठीक है। एक्सोप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म जो आउटर वाली लेयर है उसमें। समझ में आ गया? बहुत ही मैंने आपको आसानी से समझाई है हर बात विद डायग्राम, तो आई थिंक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी रिप्रोडक्शन पे, फिर ये हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा, और फिर इसके साथ में एंड में आपके साथ इसके नोट शेयर करूँगी। तो पूरी वीडियो वॉच करनी है, पढ़ना भी है, ठीक है। सिर्फ नोट्स ले लेते हैं आप लोग, याद कर लेते हैं, समझते बस हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि उस क्वेश्चन में नहीं था, ऐसा नहीं है, अगर आगे आएगा तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। या मैं आपको पढ़ा देती हूँ ताकि हमारे ये पूरा टॉपिक साथ ही एंड हो जाए, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। कैरा प्लांट में 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करूँगी ताकि आपको थोड़ी आसानी हो समझने में। ओके, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं एमिलम स्टार क्या होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसी रिप्रोडक्शन होती है, डिफरेंट मेथड से प्लेस होगी। पहले एमिलम स्टार के देख लेंगे, फिर बुलबिल, फिर प्रोटोनीमा, ठीक है। एमिलम स्टार में जो लोअर नोड्स होती हैं, वहाँ पे जो लोअर नोड्स होती हैं, पहले मैं आपको थोड़ा इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। एट द लोअर नोड्स ऑफ कैरा प्लांट मैनी स्टार शेप बॉडीज आर फॉर्म्ड। लोअर नोड्स होती हैं कैरा प्लांट में, उसमें बहुत सारी स्टार शेप किस्म की बॉडीज़ होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं एमिलम स्टार्स, ठीक है। जो नोड्स होंगी ना, उनके जो लोअर नोड्स होती हैं उसमें होती हैं स्टार शेप बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं एमिलम स्टार्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, और आफ्टर सेपरेशन ईच स्टार फॉर्म अ न्यू कैरा प्लांट। यानी इसके अंदर स्टार्च मौजूद है एमिलम में, और जैसे ये सेपरेट हो जाएगा तो हर स्टार क्या फॉर्म कर लेगा, कैरा प्लांट। अब आ जाते हैं बाय बुलबिल। अब बुलबिल क्या होता है? ओके, ये है बुलबिल। बुलबिल क्या करेगा, लोअर नोड्स एंड राइजोट्स मैनी स्मॉल राउंड बॉडीज आर प्रोड्यूस। लोअर नोड्स जो होती हैं और राइजोइड, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी स्मॉल बॉडीज, राउंड बॉडीज़ होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं बुलबिल्स। ये जैसे ही प्लांट से डिटैच हो जाएंगी ये नया प्लांट बना लेंगी, ठीक है। अब इसी तरह प्रोटोनीमा है। प्रोटोनीमा क्या है, फ्रॉम द नोड्स ऑफ कैरा प्लांट सम फिलामेंट लाइक बॉडीज आर अराइज्ड। कुछ फिलामेंट लाइक बॉडीज़ होती हैं जो कैरा प्लांट्स के नोड से निकलती हैं, और उसको प्रोटोनीमा कहते हैं, ठीक है। जो फिलामेंट लाइक बॉडी जो नोड से निकलेंगी कैरा प्लांट की उसको प्रोटीनेमा कहते हैं। और ये प्रोटोनीमा क्या करेगा, ये एक न्यू कैरा प्लांट को प्रोड्यूस कर लेगा। ईच प्रोटोनीमा, हर प्रोटोनीमा एक नया कैरा प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, अब हम आ सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये क्या होती है भाई, ये oogamous टाइप जैसी रिप्रोडक्शन होती है। oogamous टाइप का मतलब क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं
ठीक है। तो जो oogamous का मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पेज नंबर 79 पे स्टार्ट हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस पर आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें हमारे पास दो किस्म के ऑर्गन्स होंगे, एक मेल और एक फीमेल। मेल जो है वो एंथ्रीडिया है, फीमेल जो है oogonia है। इसका साइज़ बड़ा होता है और आसानी से आप इसको देख सकते हैं। एंथ्रीडिया को ग्लोबुल भी कहते हैं और oogonia को न्यूक्यूल भी कहते हैं। कैरब प्लांट या तो मोनोइशियस हो सकता है या फिर डायइशियस। अब मोनोइशियस और डायइशियस का क्या मतलब होता है? ओके, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट गूगल पे ले आई। गूगल पे मैं आपको आसानी से बता सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन है, आप लोग अपने पास लिख भी सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो मोनोइशियस क्या होता है? सिंगल हाउस, मीनिंग दैट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल। मोनोइशियस का मतलब क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर्स एक ही इंडिविजुअल पे पाए जाएंगे। लेकिन डायइशियस का क्या मतलब होता है कि मेल दूसरे प्लांट पे होगा और फीमेल फ्लावर्स दूसरे प्लांट में होंगे, यानी एक में नहीं होते। तो डायइशियस का मतलब डबल हाउस, मोनोइशियस का मतलब सिंगल हाउस। तो आई थिंक आपको प्रिटली क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे जहाँ हम थे। अच्छा, अब एंथ्रीडी और ग्लोब्यूल क्या होता है? एंथ्रीडी और ग्लोब्यूल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं नोड्स, जो कि स्मॉलर ब्रांचेस है उसमें प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेल फॉर्म्ड एट द नोड्स विच डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। एक सेल पहले फॉर्म होगा नोड पे, वो दो सेल पे डिवाइड होगा। लोअर सेल को पेडिसल सेल कहेंगे और अपर सेल को एंथ्रीडियल सेल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल दोनों ही नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। अब क्या है, एंथ्रीडियल सेल फर्दर डिवाइड करेगा, दो सेल हो जाएंगे, फिर उसके बाद 4 सेल्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगी। नाउ व्हाट इज़ पेरिक्लिनल डिवीजन?